आज हम लोग कक्षा 11वीं में एस ब्लॉक के तत्वों में आगे देखेंगे। क्षार धातुओं के बाद अगला आता है क्षारीय मृदा धातु, जिनको ग्रुप 2 के तत्व भी कहा जाता है। तो आज हम लोग को देखना है एस ब्लॉक के तत्वों में ग्रुप 2 के एलिमेंट या फिर ग्रुप 2 को ही सेकेंड ए भी कहा जाता है, और इसी ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनका नाम क्षारीय मृदा धातु भी है। तो क्षारीय मृदा धातु या फिर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें है जो ग्रुप 2 के तत्व हैं आवर्त सारणी के, उसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। तो इन सब के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन। तो आवर्त सारणी है उसमें हम लोग लेफ्ट साइड में देखते हैं कि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उसमें ग्रुप 2 के जो तत्व हैं उन्हीं को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, और इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। ये बेरिलियम का संकेत है, यह है मैग्नीशियम का, यह है कैल्शियम, यह है स्ट्रांसियम, बी ए होता है बेरियम और आर ए का मतलब है रेडियम। तो इतने जो तत्व हैं वो सभी इसमें आते हैं, और इन सभी की प्रकृति धात्विक प्रकृति की होती है, माने धात्विक गुण इनमें पाया जाता है। और इसमें का जो अंतिम सदस्य है ये वाला रेडियम, इसमें क्या पाया जाएगा, रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करता है। तो समूह 2 के जितने भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखेंगे। तो जिस अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा देखते हैं तो S2 ही होगा। S का मतलब है NS2 प्रकार का इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। तो N का मतलब है अंतिम कक्षा की नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर। तो NS2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बेरिलियम है इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s से शुरू होता है, 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद आएगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 हुआ। तो इसमें n की जगह में 2 है, तो इसमें अंतिम कक्षा कौन सा होगा, 2 वाला कक्षा, मुख्य क्वांटम संख्या के मान 2 इसमें पाया जाएगा। इसी प्रकार जो मैग्नीशियम है इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो इसमें भी जो NS2 है इसका मतलब बेरिलियम के लिए 2 था, N का मतलब, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए N बराबर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो कैल्शियम है उसमें N बराबर 4 होगा, स्ट्रांसियम के लिए 5 होता है, बेरियम के लिए 6s होगा और रेडियम का 7s होगा। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग करेंगे तो अंतिम कक्षा में हमेशा S कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसलिए इनको सेकेंड ग्रुप में रखा गया है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षा में भरा रहा है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको S ब्लॉक में भी रखा गया है। तो ये होगा इनका सामान्य इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इनका हम लोग देख लेते हैं उपलब्धता या फिर ओकुरेंस की, यहाँ ये कहाँ कहाँ पे नेचर में पाए जाते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु जो है धात्विक गुण प्रदर्शित करेंगे, और जैसे क्षार धातु 1 इलेक्ट्रॉन दान करने की शक्ति रखते थे, वैसे ही जो क्षारीय मृदा धातु है ये अपने बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन को दान करके +2 आयन बनाने की शक्ति रखते हैं। तो ये हमेशा इनकी क्रियाशीलता ज़्यादा पाई जाएगी, उच्च पाई जाएगी, और ये संयुक्त अवस्था में ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट, सिलिकेट या फिर फास्फेट, इन सभी रूपों में प्रकृति में पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम तथा बेरिलियम जो है वह भूपर्पटी में कैल्शियम का स्थान जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी स्तर है भूपर्पटी, उसमें पाया जाता है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। उसमें जो कैल्शियम है वह 5वां स्थान रखता है भूपर्पटी में, और मैग्नीशियम का 6वां स्थान है। इसी प्रकार जो बेरिलियम है वह 51 पोजीशन पे आता है। तो इन सभी की जो सर्वाधिक उपलब्धता इसी क्रम में पाई जाती है।
उसके बाद देखते हैं कि जो स्ट्रांसियम और बेरियम की उपलब्धता बहुत कम है। यहाँ पे जो स्ट्रांसियम और बेरियम है इन दोनों की उपलब्धता बहुत कम पाई जाएगी और ये रेडियम है रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में पाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि जो बेरिलियम है वह सूक्ष्म मात्रा में सिलिकेट खनिजों में भी पाया जाता है और बेराइल नामक तथा फिनेसाइट नामक यौगिक के रूप में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, सिलिकेट इन सभी यौगिकों के रूप में ये सभी क्षारीय मृदा धातु मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातु भी कहा जाता है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे हैं हम लोग तो NH2 होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है इस प्रकार से भरा जाता है कक्षकों में, कई बार पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 2s में 2 और p वाले में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसको आगे के कक्षकों में भरा जाता है। तो यह हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें एक चीज और है कि जो बेरिलियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिया हुआ है He2s2 करके, तो यहाँ पे इस प्रकार से He दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ का जो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है। तो इसको ना लिख करके इसकी जगह में अगर हम लोग हीलियम भी लिख देंगे और 2s2 लिखेंगे तो भी ये सही होगा। इसी प्रकार से ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है? नियान में। तो यहाँ पे आ जाएगा नियान इस प्रकार से और ये हो जाएगा 3s2। तो इस प्रकार से ये हीलियम और नियान क्या है? उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है या फिर ग्रुप 18 के तत्व हैं जिनका अष्टक पूर्ण होता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 1s से लेकर के 3p6 तक आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 18। तो यहाँ पे इन सब की जगह पे यहाँ पे हम लोग आर्गन लिख सकते हैं और ये जो 4s2 यहाँ पे पाया जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को विस्थापित करके उत्कृष्ट गैसों के द्वारा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। यह हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका। अब देखते हैं इसमें कि परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके परमाणु क्रमांक के डबल या फिर डबल से थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है। जैसे इसका 4 है परमाणु क्रमांक, तो 4 का डबल 8 होगा, तो 8 से कुछ ज्यादा इसका पाया जाता है 9.01 रहता है। इसी प्रकार से लगभग डबल ही पाया जाता है। तो जो मैग्नीशियम है इसका परमाणु क्रमांक है 12, तो 12 दूनी हो जाएगा 24। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु भार है वह परमाणु क्रमांक का डबल माने कि 12 का डबल 24.31 पाया जाता है। इसी प्रकार से आपका परमाणु क्रमांक आप लोग सारणी से देख लेंगे और उसके आधार पर परमाणु भार को भी गणना कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि क्षारीय मृदा धातुओं के गुण, तो गुण में फिर वही आएगा, पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करता है? परमाणु के गुण पे निर्भर करेगा। तो उस परमाणु के गुण को परमाणुीय गुण भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इन सब का देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी प्रकृति और भौतिक अवस्था कि क्षारीय धातुओं की प्रकृति कैसी है और इनका भौतिक अवस्था कैसा रहता है। तो जो क्षारीय मृदा धातु है माने कि अभी जो पढ़ रहे हैं वर्ग 2 के तत्व, ये चांदी जैसे सफेद कलर के रहते हैं, क्रिस्टलीय रूप में पाए जाएंगे, ठोस रूप में रहते हैं। और बेरिलियम तथा मैग्नीशियम, इसमें का जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है कुछ धूसर कलर के रहते हैं तथा बहुत ज्यादा सॉफ्ट या फिर मृदु प्रकृति के या फिर मुलायम प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण इन्हें चाकू में काटा जा सकता है। अब प्रबल
धात्विक बंध और छोटे आकार के कारण ये क्षार धातुओं में सबसे ज्यादा कठोर प्रकृति के रहते हैं। जैसे हम लोग उसमें देखते थे कि इसमें क्षार धातु में लिथियम का आकार सबसे छोटा होता था, उसी प्रकार से इन क्षारीय मृदा धातुओं में इस बेरिलियम का आकार सबसे छोटा होगा। और यहाँ पे मान लो नाभिक है तो यह बाह्यतम कोष, ये है अंतिम से पहले माने कि उपांतिम कोष, यह है नाभिक, तो इसकी दूरी कम होगी और इसका नाभिक यहाँ पे है तो इसकी दूरी ज्यादा होगी, तो यह नाभिक के ज्यादा पास होगा इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, तो इसमें प्रबल प्रकार का बंध रहेगा और इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और सबसे कठोर प्रकृति का बेरिलियम होगा। उसके बाद मैग्नीशियम की कठोरता ज्यादा होगी और सबसे कम कठोर कौन सा होगा, नीचे वाला, क्योंकि नाभिक से इसके बाह्यतम कोष की दूरी बहुत ज्यादा पाई जाएगी, तो इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा कठोर बेरिलियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम की कठोरता पाई जाएगी। अब देखते हैं परमाणु त्रिज्या एवं आणविक त्रिज्या, तो वही है क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु की एवं आणविक त्रिज्या अधिक होती है, लेकिन क्षार धातुओं की तुलना में कम पाई जाएगी और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। तो इसकी जो भी है परमाणु त्रिज्या का मान क्षार धातुओं की तुलना में कम पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि क्षार धातुओं के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन था, तो नाभिक से एक ही इलेक्ट्रॉन का आकर्षण होगा जिससे उसका आकार सामान्य रूप से पाया जाएगा। इसमें बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करेंगे और इसका आकार उसकी तुलना में और छोटा हो जाएगा। तो क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं का आकार बड़ा पाया जाता है, लेकिन अन्य आवर्त में और जो तत्व पाए जाएंगे, मान ली कि ग्रुप 3, 4, 5, 6 के जो तत्व हैं उनकी तुलना में इनका आकार बड़ा रहेगा। और इसी ग्रुप में अगर देखेंगे तो ऊपर से नीचे आने पे इनका आकार क्या होगा, बढ़ता हुआ जाता है। तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती हुई जाएगी और जब ये आणविक रूप में आएंगे तो बेरिलियम का 2+ बनेगा, मैग्नीशियम का 2+, कैल्शियम का 2+, इसका भी 2+ बनता है, इसका भी 2+ और ये भी 2+ आयन के रूप में रहते हैं। जब 2+ हो जाएगा तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन दान हो गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 12 में से 2 को दान किया तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इस प्रकार इन सब में भी चेंज होगा। तो ये हो गया इनका आणविक त्रिज्या। किस रूप में? आयन के रूप में जब रहेंगे तो आणविक त्रिज्या भी प्रदर्शित होगी। तो ये इस प्रकार से आणविक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या दोनों का मान ऊपर से नीचे आने पे बढ़ते हुए जाएगा। अगला आता है आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब है कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको ही बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। तो क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा क्योंकि परमाणुओं का आकार इसमें बड़ा पाया जाता है, लेकिन जो क्षारीय मृदा धातुओं की प्रथम आयनन एनर्जी का मान संगत क्षार धातुओं से अधिक होगी। माने कि अपने आवर्त में अगर देखेंगे तो इनकी आयनन एनर्जी का मान कम होगा, लेकिन जो क्षार धातु हैं उनकी तुलना में इनकी आयनन एनर्जी का मान ज्यादा पाया जाएगा और ऊपर से नीचे आने पे आयनन एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, घटता हुआ जाएगा, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता हुआ जाता है। उसके बाद अगला आता है कि घनत्व या फिर डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब है वही द्रव्यमान बटा आयतन से घनत्व की गणना करते हैं। तो जो घनत्व है उसमें नियमित रूप से एक क्रम नहीं पाया जाता है, माने क्रमिकता इनमें नहीं पाई जाएगी और क्षार धातुओं की तुलना में इनका घनत्व ज्यादा पाया जाता है और इनमें नाभिकीय आवेश का मान भी ज्यादा पाया जाएगा, जिसके कारण इनका आकार भी ज्यादा होगा, ज्यादा छोटे आकार का होगा, जिसके कारण इनमें प्रबल प्रकार का बंध पाया जाएगा और इनमें
में जो घनत्व का मान है वह कैल्शियम तक घटता है और रेडियम तक फिर से बढ़ जाएगा। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ तक घनत्व का मान पहले घटेगा, कैल्शियम तक आते हैं तो फिर कैल्शियम के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा और यहाँ से बढ़ करके रेडियम तक फिर घनत्व के मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये हो गया इसका घनत्व। अब आगे देखते हैं गलनांक और क्वथनांक। तो जो क्षारीय मृदा धातु के गलनांक और क्वथनांक क्षार धातुओं की तुलना में ज्यादा पाए जाएंगे और इनका परमाणु आकार छोटा होता है, नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है, जिसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक का मान भी ज्यादा रहेगा। अगला देखते हैं विद्युत धनात्मक लक्षण। तो विद्युत धनात्मक लक्षण में देखेंगे कि जैसे जो क्षार धातु था वो एक इलेक्ट्रॉन दान करके M+ आयन बनाता था, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ग्रुप 2 के तत्व, इनमें M के रूप में ये रहेंगे। तो क्या करते हैं, इनके बाहर में जो दो इलेक्ट्रॉन सब में दिख रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को दान करके 2+ आयन बनाते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। तो जो क्षारीय मृदा धातु है उनमें +2 आयन बनाने की शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण ये धात्विक गुण प्रदर्शित करेंगे और धन आयन बनाते हैं, इसलिए विद्युत धनात्मकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला गुण आता है चालकता या फिर कंडक्टिविटी कहा जाता है उसी को। तो जितने भी क्षारीय मृदा धातु हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री रूप में इधर उधर गति करेंगे तो ऊष्मा को और विद्युत को अपने साथ प्रवाहित करके पूरे धातु में चालन का गुण प्रदर्शित करेंगे, जिसके कारण ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे इनमें चालकता का मान पाया जाता है और ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम लोग आते हैं, माने कि बेरिलियम से रेडियम तक आएंगे तो इनकी चालकता का मान बढ़ता हुआ जाता है। तो सबसे ज्यादा रेडियम की चालकता होगी, उसके बाद बेरियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम की जो प्लस आयन की चालकता है वह सबसे कम पाई जाती है। अगला बात आता है ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, वही इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनाता है, माने कि शुरू में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें से 2 को दान कर देगा तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा। तो इसमें +2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था क्षारीय मृदा धातुओं में पाई जाएगी। अगला है अपचायक गुण। तो जो अपचायक गुण में देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है तो उस दोनों इलेक्ट्रॉन को सामने वाला ग्रहण करके अपचयित होगा, माने कि सामने वाले को अपचयित करने का काम करेगा, इसलिए इसमें अपचायक गुण भी पाया जाता है। और इस प्रकार से जो 2 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे उन्हीं के कारण इनमें अपचायक का गुण पाया जाता है। आगे देखते हैं जलयोजन ऊर्जा। तो जलयोजन ऊर्जा में जलीय माध्यम में क्या करते हैं, जब क्षार धातुओं को डाला जाता है तो क्षार धातु से क्या बनेगा, क्षार धातु के आयन का निर्माण होगा। जैसे बेरिलियम से बनेगा Be2+ आयन, मैग्नीशियम से बन जाएगा Mg2+ आयन, कैल्शियम से Ca2+ आयन, स्ट्रांसियम का भी 2+ और बेरियम और रेडियम का भी 2+ आयन बनता है जब जल में इनको घोला जाता है तो। और इसके बाद क्या होता है, धातु आयन जल के अणुओं के बीच जा करके जुड़ जाते हैं, माने ये जितने भी जो धन आयन बने हुए हैं ये सब जल के अणुओं के साथ जाकर के एक अस्थायी प्रकार का हाइड्रोजन बंध बना लेंगे, जलयोजित हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे आपस में, जिसके कारण जलयोजित प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। और जलयोजन की मात्रा इसमें ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण इनमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को जलयोजन ऊर्जा कहा जाता है और उसका मान भी ज्यादा पाया जाता है। तो जो जलयोजन की प्रकृति है उसका मान सबसे ज्यादा पाया जाएगा बेरिलियम के लिए, माने कि चालकता का उल्टा इसमें होगा। जो बेरिलियम में सबसे ज्यादा जलयोजन होगा क्योंकि छोटा आकार है, नाभिकीय आवेश ज्यादा रहेगा तो जल के अणु आसानी से नाभिकीय आवेश के कारण इसके साथ
फिर कैल्शियम का ज़्यादा होगा, फिर स्ट्रांसियम का ज़्यादा और सबसे कम होता है रेडियम के लिए। तो इस प्रकार से इसमें पाई जाती है जलयोजन एनर्जी। अब जो है जलयोजित अणु का आकार अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे बनाते हैं ये CaCl2 6H2O। ये देखो जो कैल्शियम है यहाँ का क्षारीय मृदा धातु का, वह कैल्शियम क्लोराइड के रूप में यौगिक बनाया है और इसके साथ 6 जल का अणु बंधित होकर के जलयोजित कैल्शियम अणु का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से इसमें यौगिक बनता है। और अगर हम लोग मैग्नीशियम का देखेंगे तो ये बना लेता है MgCl2 6H2O। इस प्रकार से मैग्नीशियम भी जलयोजित अणु के रूप में पाया जाता है। अगला है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में ज्वाला में कलर। तो समूह 2 के तत्व माने कि जो क्षारीय मृदा धातु अभी पढ़ रहे हैं, इन सभी का जो प्रारंभिक सदस्य है कौन सा, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये दोनों को जब प्रयोगशाला में जो ज्वाला रहता है बर्नर, उसको बोलते हैं बुनसन बर्नर, तो उसके संपर्क में लाएंगे और इसको जलाएंगे तो क्या होगा, किसी भी प्रकार का कलर नहीं देते हैं। माने बेरिलियम और मैग्नीशियम कलरलेस प्रकृति प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इनके आयनन के लिए आयनन ऊर्जा के कारण बुनसन बर्नर में जो ज्वाला में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध नहीं कर पाती, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। छोटे आकार के कारण प्रबलता से इसके इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे रहेंगे और जब बुनसन बर्नर में इसको जलाएंगे तो बर्नर में जो आग जलेगा उसका जो एनर्जी होगा वह एनर्जी इनमें के इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाता है, क्योंकि बुनसन बर्नर की जो एनर्जी रहेगी, ऊर्जा रहेगी, वह कम हो जाती है इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और इलेक्ट्रॉन जब निकल करके गति नहीं करेंगे तो वहां पे किसी भी प्रकार का कोई कलर शो नहीं होगा। अब देखते हैं कि जो कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम है, माने ये दोनों तो शो नहीं करेंगे कलर, लेकिन ये चारों जो हैं कैल्शियम से लेकर रेडियम तक, ये बुनसन बर्नर में ज्वाला में कलर प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें आयनन आसानी से हो जाता है और इन चारों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल करके कलर शो करता है। और बाहर निकलेगा, इन चारों का इलेक्ट्रॉन इस रूप में बाहर निकलेगा तो जो निम्न ऊर्जा अवस्था है, यहाँ पे है जैसे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा अवस्था में जाएगा, फिर यहाँ से नीचे वाली ऊर्जा अवस्था में फिर से कूदेगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण उनमें कलर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम में ईंट जैसे लाल कलर मिलता है और जो स्ट्रांसियम है उनसे किरमिची लाल रंग देखने को मिलेगा। बेरियम से सेव जैसे हरा रंग देखने को मिलता है और रेडियम से किरमिची लाल रंग उसमें भी शो होगा। तो इस प्रकार से इनमें कलर शो करने की प्रकृति पाई जाती है। यहाँ पे इनका फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण और उनके यौगिक या फिर कंपाउंड के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।